चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में, तो फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को हमें पढ़ना है और इन फंक्शनल ग्रुप का सीनियरिटी ऑर्डर क्या होता है, और साथ ही साथ हम जब नोमेनक्लेचर में बात करेंगे तो इन फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे या कौन सा सफिक्स यूज करेंगे, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक हम लोग बने रहेंगे और एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे और जानेंगे कि IUPAC में कैसे हम लोग इसका सीनियरिटी टेबल के बेसिस पे हम किसको सीनियर बोलेंगे और किसको जूनियर ग्रुप बोलेंगे, हम कैसे इनको याद करेंगे, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो देखिए अगर हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये या तो एटम हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, ये एटम हो सकता है, या तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, तो ये आपका हो सकता है ग्रुप ऑफ एटम्स। क्या हो सकता है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है। यानी अगर आप फंक्शनल ग्रुप को देखिएगा तो उसमें एटम मिलेगा या उसमें ग्रुप ऑफ एटम मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल्स के लिए अगर आपको बताऊं तो देखिए, जैसे अगर आप हैलोजन की बात करें तो ये इस एटम के फॉर्म में इस तरीके से आपको दिखेगा। जैसे इसका अगर आप एग्जांपल लीजिए तो ये फ्लोरीन है, ठीक है, ये आपका क्लोरीन है, ये आपका क्या है जी, ब्रोमीन है, और ये आपका क्या है जी, आयोडीन है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप किस फॉर्म में दिख रहा है, तो ये फंक्शनल ग्रुप एज अ एटम्स के फॉर्म में आपको दिख रहा है, ठीक है। और अगर और देखिए तो आपके एटम के फॉर्म में इस तरीके से भी मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये आपका ईथर ग्रुप है, तो यहाँ पे अकेला ऑक्सीजन है, लेकिन ये ऑक्सीजन दो साइड से क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है, तो यहाँ पे ये अकेला है, तो ये भी आपका फंक्शनल ग्रुप है। उसी तरीके से अगर आप किसी भी ग्रुप की बात करें, ठीक है, अगर आप किसी ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में क्या होगा, एक से ज्यादा एटम आने लगेंगे। जैसे कि मान लीजिए O और H मैं लिख दूं तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ एटम बोलेंगे। ये किसका फंक्शनल ग्रुप, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्कोहल हो गया। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, C और डबल बॉन्ड O और ऐसे लिख दूं तो देखिए यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का क्या हो गया, एक ग्रुप बन गया। उसी तरीके से अगर आप बोलिएगा तो यहाँ पे CHO हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं पे एटम एज ए फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है और कहीं पे ग्रुप ऑफ एटम्स एज ए फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो या तो एटम हो सकता है, ठीक है, या तो वो क्या हो सकता है, या तो वो ग्रुप ऑफ एटम आपका हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, हम लोग उसको देखेंगे। फिर क्या अगर ये एटम हो गया या ग्रुप ऑफ एटम हो गया तो फिर इससे क्या फायदा है, तो देखिए ये जो होते हैं ये आपको डिसाइड करते हैं केमिकल बिहेवियर, ठीक है। ये क्या करते हैं, डिसाइड केमिकल रिएक्टिविटी बोल सकते हो, केमिकल बिहेवियर या केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड। तो ये केमिकल रिएक्टिविटी के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, कंपाउंड्स के केमिकल रिएक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी इनके बदलने से केमिकल रिएक्शंस क्या होता है जी, बदल जाता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट जो है ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है जी, तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो आपका एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं या डिसाइड करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केमिकल बिहेवियर को। आइए इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, फिर आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक चेन है और वो है CH3 और CH2 का चेन है, ठीक है। अगर मैं इसमें OH को ऐड कर दूं, ठीक है, और सेम यही अगर मैं इसी को सेम रखूं, ठीक है, यहां पे आपके पास चेन को मैं एज इट इज रखता हूं CH3 और आपके पास ये CH2, और अगर मैं इसमें किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप को जोड़ देता हूं, जैसे मान लीजिए मैं NO2 को जोड़ देता हूं, ठीक है, तो यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं कि यहां पे ये इसका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे ये इसका क्या है जी, फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर आप देख रहे हैं क्या कि दोनों में चेन का लेंथ तो सेम है, दोनों में अगर इस चेन की बात करें तो इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूं, C2H5 लिख सकता हूं, लेकिन इन दोनों के साथ इसमें कहीं OH अटैच है, कहीं पे NO2 अटैच है, तो हम क्या देखेंगे कि इन दोनों का केमिकल बिहेवियर जो होगा, इन दोनों का जो केमिकल बिहेवियर होगा वो केमिकल बिहेवियर कैसा होगा, ये केमिकल बिहेवियर डिफरेंट होगा, ठीक है जी। ये पॉइंट को अपने को याद रखना है। तो आपने क्या देखा कि सेम कार्बन चेन के लेंथ होते हुए भी अगर आपका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो फंक्शनल ग्रुप के चेंज होने से हम क्या मिल गया हमें कि इन दोनों का जो केमिकल बिहेवियर होगा वो आपका डिफरेंट होगा।
तो ये पॉइंट अपने को समझ में आ गया कि फंक्शनल ग्रुप आखिर होता क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जो डिसाइड करता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, उसका केमिकल बिहेवियर क्या होगा। तो आइए अब हम इसको डिफाइन करते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, एन एटम हो सकता है। तो आप लिख सकते हो एन एटम, और क्या लिख सकते हो, और लिख सकते हो अ ग्रुप ऑफ एटम्स। आप क्या लिख सकते हो, अ ग्रुप ऑफ एटम्स। ये क्या हो सकता है जी, ये आपका एटम हो सकता है, और क्या हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है, जो क्या डिसाइड करता है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। तो आप लिख सकते हो कि विच गिव्स some characteristic chemical properties, some characteristic chemical properties, some characteristic chemical properties of an organic compound। ठीक है, an organic या द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप लिख सकते हो, ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये जो आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या करेंगे, बिहेवियर को, प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे जी, बताएंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड क्या, फंक्शनल ग्रुप। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो सिंपल सा ये आपका एग्जाम्पल है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो हमने यहां पे देख लिया कि फंक्शनल ग्रुप एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम्स होगा, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा पार्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए अब हम लोग समझने जा रहे हैं आखिर कितने अपने को पढ़ना है ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कितने तरीके के हमें ग्रुप्स को देखना है, और हम उस ग्रुप को कुछ अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड करेंगे। जैसे कार्बन के बेसिस पे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, वैसे भी फंक्शनल ग्रुप हैं जिसमें कार्बन नहीं है। फिर हम लोग वैलेंसी के बेसिस पे बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग यहाँ पे टॉपिक हेडिंग बना सकते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि अलग अलग तरीके से अगर आपको याद करने हैं फंक्शनल ग्रुप को तो कैसे याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके नाम और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं उनको अब हम लोग देखते हैं। तो आइए अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप को थोड़ा सा डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम फंक्शनल ग्रुप को कार्बन और नॉन कार्बन एटम के बेसिस पे अगर हम देखें तो हम इसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक वैसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन होते हैं और एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन नहीं होते हैं। तो चलिए हम उसको देखते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। और दूसरा जो हेडिंग हम लोग देखेंगे वो देखेंगे नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो ये दो तरीके का केस हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब ये दोनों को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। नाम ही याद करना है अपने को, बहुत ज़्यादा चीज़ यहाँ पे याद नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जिसमें कार्बन होंगे, कुछ फंक्शनल ग्रुप होंगे जिसमें कार्बन नहीं होंगे। तो उसको 1 बाय 1 करके हम लोग यहाँ पे समझते हैं, नाम भी लिखेंगे और उसको हम लोग समझेंगे भी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास है कार्बोऑक्सिलिक एसिड, कार्बोऑक्सिलिक एसिड। ठीक है, और कार्बोऑक्सिलिक एसिड को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो COOH। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं एसिड एनहाइड्राइड। तो ये हमारा हो गया एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ठीक है, और एसिड एनहाइड्राइड को हम लोग कैसे लिखते हैं, COOCO ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बाद में हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे। फिर अगर हम बात करें तो हमारे पास होगा क्या, तो हमारे पास होगा एसिड हैलाइड। ठीक है, तो एसिड अगर हैलाइड की बात करते हो तो एसिड हैलाइड कैसा होता है, तो एसिड हैलाइड आपको मिलेगा COX। ठीक है, ऐसा जहां X जो होता है वो हैलोजन एटम होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास होता है एस्टर। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो एस्टर। ये जो हमने ये हम जो लिंक दे रहे हैं ना, ये इसकी वैलेंसी है। ठीक है, तो ये अपने को लिखना पड़ेगा क्योंकि इसी से ये जुड़ेगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ये हो गया COO और ये आपका हो गया ऐसा। उसी तरीके से अगर आप देखें तो आप लिख सकते हो साइनाइड। ठीक है, तो आप यहाँ पे साइनाइड लिखोगे तो ये कैसा दिखेगा, ये आपको CN दिखेगा। उसी तरीके से अगर आपको देखोगे तो यहाँ पे होगा आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। ठीक है, और आइसोसाइनाइड की अगर बात करते हो तो यहाँ पे होगा आपको NC। उसी तरीके से
आप यहाँ पे लिख सकते हो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। तो अगर आप एल्डिहाइड की बात करते हो तो एल्डिहाइड में क्या होता है, CHO। देखो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, सभी फंक्शनल ग्रुप में आप क्या देख रहे हो कि सभी में यहाँ पे कार्बन है। उसी तरीके से हम बात करेंगे कीटोन की, तो ये आपका हो गया कीटोन, और कीटोन की अगर आप बात करते हैं तो ये हो गया CO ऐसा, ठीक है। तो आपने अभी जितना भी यहाँ पे देखा उस सभी में क्या है, उस सभी में कार्बन है। लेकिन ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप हैं जिसमें कार्बन नहीं होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके पास है सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो सल्फोनिक एसिड में अगर हम देखें, सल्फोनिक एसिड, तो इसमें आप देखिएगा ये होता है SO3H। देखिए यहाँ पे कार्बन नहीं है। अगर आप बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल में भी कार्बन आपको नहीं होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं OH से। उसी तरीके से अगर आप बात करें तो ईथर की बात कर सकते हैं, तो ईथर को अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं O। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अच्छा, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में हम लोग एल्कीन और एल्काइन को भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो आपको एल्कीन लिखिएगा, तो एल्कीन जो होता है वो C डबल बॉन्ड ऐसा होगा, ठीक है। और अगर एल्काइन की अगर बात करते हैं तो एल्काइन के केस में जो होगा वो एल्काइन के केस में C ट्रिपल बॉन्ड आपका C होगा। तो ये कार्बन कंटेनिंग है। अभी हम लोग देख रहे हैं नॉन कार्बन कंटेनिंग, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग ने ईथर को ले लिया। उसी तरीके से आप यहाँ पे नाइट्रो की बात कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका नाइट्रो हो गया, तो नाइट्रो को आप NO2 लिखते हो। उसी तरीके से अगर आप देखो तो नाइट्रोसो, ठीक है, तो नाइट्रोसो में अगर आप देखोगे तो NO होता है। तो ये कुछ ऐसे, अच्छा हैलोजन की बात कर सकते हो, ठीक है, हैलाइड की बात कर सकते हो, तो हैलाइड की बात करोगे तो आप इसको X ऐसे लिखोगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सारे जो फंक्शनल ग्रुप हैं इसमें सभी में कार्बन है, और ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं इसमें कार्बन नहीं है। देखिए इसी तरीके से आपको ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के बारे में पूछा जा सकता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के बारे में पूछा जा सकता है। और देखिए यहाँ पे और है, आपके पास है अमाइन, ठीक है, तो यहाँ पे आप अमाइन लिख सकते हैं। तो अमाइन को आप कैसे लिखते हो, NH2 लिखते हो। अब देखिए कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की अगर बात करें, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की बात करें, तो इसमें एक और आपको मिलेगा अमाइड, ठीक है, एसिड अमाइड हम लोग बोलते हैं इसको, एसिड अमाइड। और एसिड अमाइड की अगर हम बात करेंगे तो एसिड अमाइड में आपको CO और NH2 होता है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये सारे जो फंक्शनल ग्रुप हैं, ये सारे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग कैटेगराइज कर लिए, किसके बेसिस पे, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब देखिए यहाँ पे अगर एक और हम कैटेगरी अगर अप्लाई करें तो एक कैटेगरी और अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कहीं पे ये सिंगल साइड से जुड़ रहे हैं और कहीं पे ये 2 साइड से जुड़ रहे हैं, देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए सिंगल साइड से जुड़ रहे हैं जबकि ये 2 साइड से जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये सिंगल साइड से जुड़ रहे हैं। तो इस बेसिस पे हम अगर डिवाइड करें तो जितने भी आप यहाँ पे ऑर्गेनिक के अंदर ये जितने भी आप फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं, इनके वैलेंसी के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करें तो किसी को हम लोग मोनोवैलेंट बोल सकते हैं, तो किसी को हम लोग बाईवैलेंट या पॉलीवैलेंट हम लोग बोल सकते हैं। तो आइए वैलेंसी के बेसिस पे हम इनको कैटेगराइज करते हैं। अब आइए हम समझते हैं कि अगर आप वैलेंसी के बेसिस पे अगर बात करते हैं, ठीक है, तो वैलेंसी के बेसिस पे हम किस तरीके से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो देखिए वैलेंसी के बेसिस पे अगर आप कैटेगराइज करना चाहते हैं तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप अभी आपने देखा उस सभी फंक्शनल ग्रुप को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक को हम लोग बोलेंगे मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जिनकी वैलेंसी कितनी हो, 1 हो, तो मोनोवैलेंट बोल सकते हैं, मोनोवैलेंट, ठीक है। एक हो गया आपका मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है जी। दूसरा हो गया आपका क्या, बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और तीसरा अगर हम लें तो तीसरे को हम बोल सकते हैं पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो आप पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप भी आप इसको बोल सकते हो, यानी जिनकी वैलेंसी 2 से ज्यादा हो उनको हम लोग पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। यानी वैसे फंक्शनल ग्रुप जिनकी वैलेंसी कितनी हो, जिनकी वैलेंसी 1 हो उसको हम लोग मोनोवैलेंट बोलेंगे। जिनकी वैलेंसी क्या हो, जिनकी वैलेंसी कितनी हो, जिनकी वैलेंसी आपको क्या हो, 2 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाईवैलेंट बोलेंगे। और जिनकी वैलेंसी क्या हो, जिनकी वैलेंसी ग्रेटर देन 2 हो, क्या हो, ग्रेटर देन 2 हो, तो उसको हम लोग पॉलीवैलेंट के केस में रखेंगे। अब देखिए वैलेंसी का क्या मतलब हुआ, आप यहां पे देख रहे हैं लिंक, ठीक है, तो कितना वहां पे फ्री वैलेंसी आप वहां पे देख पा रहे हैं वही उनका क्या होगा, उनका वैलेंसी कहलाएगा। आइए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं COOH। तो देखिए यहां पे इसके पास कितनी वैलेंसी है, 1 वैलेंसी है, क्योंकि हम यहां पे एक ये जो बॉन्ड दिखा रहे हैं ये इसके वैलेंसी को बता रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहां पे आपको लिखूं
तो लिख सकता हूँ CHO, एल्डिहाइड लिख सकता हूँ। उसी तरीके से मैं यहाँ पे साइनाइड लिख सकता हूँ, CN लिख सकता हूँ। उसी तरीके से मैं यहाँ पे NC लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपके जो है, ये इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि इसमें सभी के पास एक एक वैलेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलिएगा कि ये मोनोवैलेंट है। इसके अलावा और भी आपको मिलेंगे, जैसे आपके पास OH हो गया। ठीक है, जैसे कि आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास NO2 हो गया। ठीक है, जैसे कि आपके पास NO हो गया। ठीक है, और आपके पास X हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, जैसे कि आपके पास NH2 हो गया। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, इन सब में आप क्या देख रहे हैं कि सभी में ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन से वन साइड से ही जुड़ेंगे, मतलब ये एक ही तरीके से जुड़ेंगे, मतलब एक सिंगल लिंक से जुड़ेंगे। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कैसे हैं, तो दीज आर मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। अब आइए बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप की अगर बात कर ले, तो बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप की अगर आप बात करते हैं तो बाईवैलेंट में क्या आएगा, तो सबसे पहले देखिए COO ऐसा, इसको बोलते हो एसिड एनहाइड्राइड। उसके बाद क्या आएगा, एस्टर आएगा, COO, और यहाँ पे आपके पास ऐसे आ गया। उसी तरीके से आप देखोगे तो कीटोन आपको आएगा CO ऐसा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आप लिंक दे रहे हैं वो लिंक जो है वो कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। अगर आप देखना चाहें इसको अच्छे तरीके से तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप ऐसे लिख सकते हैं C, यहाँ पे अगर मैं इसका थोड़ा स्ट्रक्चर बना दूं तो कुछ ऐसे आप लिख सकते हैं, ये आप इस तरीके से जुड़ा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एस्टर है। ठीक है, तो एक जो लिंक है वो कार्बन की तरफ है और दूसरा जो लिंक है वो ऑक्सीजन की तरफ है। उसी तरीके से अगर मैं कीटोन की बात करूं तो कीटोन में ये दोनों लिंक किधर है जी, कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास ये ईथर हो गया। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इनकी जो वैलेंसी है, इनकी वैलेंसी जो है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, एक से ज़्यादा है यानी 2 है, इसलिए हम इसको बाईवैलेंट बोल रहे हैं। अब देखिए पॉलीवैलेंट में क्या होता है, पॉलीवैलेंट में जो आप देखिएगा तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा, उसको आपको याद रखना है। पॉलीवैलेंट में देखिए क्या करना है आपको, पॉलीवैलेंट में हम लोग 2 डिग्री अमाइन की बात करेंगे। ठीक है, 2 डिग्री अमाइन का मतलब क्या होता है, देखिए अमाइन होता है NH2, लेकिन इससे एक H अगर निकाल दीजिए तो ये बन जाएगा 2 डिग्री अमाइन। तो ये कुछ इस तरीके से जुड़ा रहेगा। ठीक है, NH के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से 3 डिग्री अमाइन, अच्छा यहाँ पे हम लोग बाईवैलेंट इसको बोलेंगे। 2 डिग्री जो अमाइन है वो 2 डिग्री अमाइन में देखिए वैलेंसी कितनी है, 2 है, इसलिए हम इसको बाईवैलेंट में रखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप देखिएगा एक 2 डिग्री जो होता है वो अमाइड होता है, एसिड अमाइड, तो 2 डिग्री एसिड अमाइड को भी आप यहाँ पे रख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, NH हो गया ऐसा। ठीक है, अब देखिए अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं 3 डिग्री अमाइन की। किसकी बात करने जा रहे हैं, 3 डिग्री अमाइन की। और 3 डिग्री अमाइन की अगर बात करते हैं तो 3 डिग्री अमाइन में देखिए इनकी जो वैलेंसी है वो 2 से ज़्यादा है, तो 3 जगह से जुड़ेंगे। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 3 डिग्री अमाइड की बात करें, 3 डिग्री एसिड अमाइड की बात करें, तो 3 डिग्री एसिड अमाइड में ये आपको देखिए ये आपका ऐसा हो गया, ये आपका ऐसा हो गया। ठीक है, और ये यहाँ से जुड़ेगा और ये यहाँ से ऐसा जुड़ेगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये आपका हो गया। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो कंडीशंस देख रहे हैं, ये कंडीशन पॉलीवैलेंट का केस हो गया। ये कंडीशंस यहाँ पे जो देख रहे हैं ये आपका बाईवैलेंट का केस हो गया। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये आपका मोनोवैलेंट का हो गया। ठीक है, अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो सबका नाम लिख सकते हैं। ये आपका क्या है जी, कार्बोऑक्सिलिक एसिड है, कार्बोऑक्सिलिक एसिड है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका एल्डिहाइड है, ये यहाँ पे एल्डिहाइड लिख दीजिए। ठीक है, उसी तरीके से इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइनाइड लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे साइनाइड लिख दीजिए। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पे आइसोसाइनाइड लिख दीजिए, आइसोसाइनाइड लिख दीजिए। ठीक है, इसको क्या लिखिएगा, ये आपका एल्कोहल हो गया। सारे फंक्शनल ग्रुप का नाम आपको याद होना चाहिए। ये आपका नाइट्रो ग्रुप हो गया। ठीक है, ये आपका नाइट्रोसो ग्रुप हो गया, ये आपका हैलाइड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका 1 डिग्री अमाइन बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब भी NH2 के फॉर्म में रहेगा तो इसको 1 डिग्री अमाइन बोलेंगे। ठीक है, उसी तरीके से आप इनका भी नाम लिख सकते हो। ये आपका क्या है, ये आपका एसिड एनहाइड्राइड है, इसको आप क्या लिख सकते हो, एसिड एनहाइड्राइड लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका एस्टर है, तो आप यहाँ पे इसको एस्टर लिख दीजिए। ये आपका कीटोन है तो लिख दीजिए यहाँ पे कीटोन, और ये आपका क्या है जी, ईथर है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या देख लिया कि वैलेंसी के बेसिस पे, फिर से मैं आपको बता दूं, वैलेंसी का मतलब है कि ये कितने साइड से जुड़ रहे हैं
चेन में। तो देखिए यहाँ पे ये एक ही साइड से जुड़ रहे हैं, जबकि यहाँ पे इधर से भी जुड़ रहे हैं और इधर से भी ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए इधर से भी ऐड हो रहे हैं, जबकि इसको अगर देखिएगा तो ये 3 साइड से जुड़ रहे हैं। यहाँ भी देखिएगा तो 3 साइड से जुड़ रहे हैं चेन में। इसलिए हम लोग यहाँ जब ये 1 साइड से जुड़ेंगे तो इनको बोलते हैं कि इनके पास 1 फ्री वैलेंसी है, इसलिए हम इसको मोनोवैलेंट बोलेंगे। जब इनके पास 2 बॉन्ड रहेगा फ्री यानी फ्री वैलेंसी इनका 2 रहेगा तो हम इसको बोलेंगे बाईवैलेंट, और जब इनका ग्रेटर देन 2 हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे पॉलीवैलेंट। तो इतने ही तरीके के फंक्शनल ग्रुप को हमें अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग समझने चल रहे हैं, जानने चल रहे हैं सीनियरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको एकदम याद ही कर लेना है। ठीक है, तो देखिए अपने को करना क्या है, अपने को इसमें एक जगह फंक्शनल ग्रुप लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसके नाम को लिखेंगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के नाम क्या होगा, यहाँ पे हम लोग इसके सिंबल को देखेंगे। ठीक है, सिंबल को देख लेंगे यहाँ पे, और इधर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपने को सब चीज़ आना चाहिए, स्ट्रक्चर भी आना चाहिए, इसका सिंबल भी आना चाहिए। तो ये 3 जो है इसको हमको यहाँ पे इस तरीके से जानना है। तो देखिए सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहता है वो होता है कार्बोऑक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो है वो है कार्बोऑक्सिलिक एसिड। देखिए ये जो हम लोग सीनियरिटी टेबल लेते हैं ये रिएक्टिविटी के बेसिस पे देखा जाता है, जो बहुत फास्ट रिएक्ट करता है उसको मोस्ट सीनियर ग्रुप बोला जाता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और अगर आप इसका स्ट्रक्चर लिखें तो आप इसके स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड O आएगा, यहाँ पे ये O आएगा और ये आपका H आएगा ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है आपका सल्फोनिक एसिड। तो दूसरे नंबर पे आपका आ गया सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड को हम लोग कैसे लिखते हैं, सिंबलाइज करते हैं SO3H। ठीक है, और जब आप इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं तो लिखते हैं S डबल बॉन्ड O, इधर लिखते हैं O और इधर लिखते हैं H। ठीक है, इसके बाद जो आता है थर्ड नंबर पे वो आपका आता है एसिड एनहाइड्राइड। तो आपका एसिड एनहाइड्राइड लिखते हैं, तो एसिड एनहाइड्राइड आपका आ गया यहाँ पे। तो अब एसिड एनहाइड्राइड आपको यहाँ आ गया, तो इसको आप कैसे लिखोगे, COO और फिर आपके पास होता है CO। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आप इसको लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, फिर आपके पास C डबल बॉन्ड O। आप इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। इसके बाद जो आता है वो आता है फोर्थ नंबर पे, और वो आता है एस्टर। ठीक है, ठीक है, एस्टर। और एस्टर को हम लोग कैसे सिंबलाइज करते हैं, COO और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे अगर आप बात करें तो C डबल बॉन्ड O और ये आपका O और यहाँ पे ऐसा हो गया। उसी तरह फिफ्थ पे अगर हम बात करें तो फिफ्थ पोजीशन पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो आता है वो आता है एसिड हैलाइड। ठीक है, तो ये आ गया आपका एसिड हैलाइड। ठीक है, और एसिड हैलाइड को हम लोग कैसे लिखते हैं, COX। ठीक है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो C डबल बॉन्ड O और इसके साथ सिंगल बॉन्ड से X को जोड़ दीजिए। उसी तरीके से नेक्स्ट अगर देखें हम नेक्स्ट वन पे 6 पोजीशन पे अगर हम देखें तो 6 पोजीशन पे हमारे पास आता है अमाइड। ठीक है, तो अमाइड या एसिड अमाइड लिखिए, आप इसको सिंपली कैसे लिखिए, एसिड अमाइड लिखिए, बेटर होगा। तो ये आपका होगा एसिड अमाइड। एसिड अमाइड को आप कैसे लिखते हो, तो एसिड अमाइड को हम लोग लिखते हैं CO और यहाँ पे लिखते हो NH2। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो C डबल बॉन्ड O और ये आपका हो गया NH2। ठीक है, 7th पोजीशन पे साइनाइड आता है, तो आप यहाँ पे साइनाइड लिख दीजिए। इसी को हम लोग नाइट्राइल भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे नाइट्राइल भी आप इसको लिख सकते हैं, तो ये होता है CN। ठीक है, और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया आपका। उसी तरीके से 8 नंबर पे जो आएगा उसको बोलते हो आप आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल भी हम लोग इसको बोलते हैं, और ये होता है NC। ठीक है, और इसको अगर आप स्ट्रक्चर वाइज लिखिएगा तो N ट्रिपल बॉन्ड और C जिसमें एक इधर से आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे होता है। अब देखिए नेक्स्ट जो अपना है वो क्या है, तो 9th पोजीशन पे जो आपको आएगा वो आएगा एल्डिहाइड। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए एल्डिहाइड, तो आपके पास हो गया एल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड को आप कैसे लिखते हो, CHO। ठीक है, और अगर आप इसका स्ट्रक्चर लिखें तो C डबल बॉन्ड O आएगा और यहाँ पे आपके पास H आ जाएगा। 10th पोजीशन पे अगर बात करते हैं तो कीटोन आता है, तो आप यहाँ पे कीटोन लिख लीजिए, और कीटोन में आपका होता है CO, और अगर आप इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं तो आता है C डबल बॉन्ड O और ये आपका ऐसा। उसके बाद 11th पोजीशन पे जो आता है वो आपको आता है डेट इज अल्कोहल। ठीक है,
तो आपका जो 11th पोजीशन पे जो आएगा वो आता है एल्कोहल। ठीक है, तो आप यहाँ पे एल्कोहल लिखिए। एल्कोहल को आप कैसे लिखते हो, OH से लिखते हो, और ये सिंपल ही है, O सिंगल बॉन्ड ऐसा लिख सकते। उसके बाद 12 पोजीशन पे जो आता है वो आता है अमाइन। ठीक है, तो अमाइन लिखिए, और अमाइन को हम लोग कैसे लिखते हैं, NH2 के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आपका हो गया, डेट इज N, और ऐसे 2 बॉन्ड अगर आप बनाते हैं तो बना दीजिए। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो हमारे 12 पोजीशन पे जो आता है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 12 पोजीशन तो हो गया हमारे, 13 पोजीशन पे आ जाता है, वो आपका आता है एल्कीन। ठीक है, और इसको हम लोग C डबल बॉन्ड C से डिनोट करते हैं, और 13 जो होता है वो होता है एल्काइन 14। 13 तो हो गया अपना, और वो होता है 14, और 14 जो होता है वो होता है एल्काइन। ठीक है, तो इतना ही को हम लोग सीनियरिटी टेबल में हम लोग एज्यूम करते हैं। बाकी इसके बाद जो भी आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है, वो सभी के सभी फंक्शनल ग्रुप को हम एज अ जूनियर ही कंसीडर करते हैं। तो उसकी बात हम लोग करेंगे, यानी कुछ फंक्शनल ग्रुप को आप देखिए, अभी जो फंक्शनल ग्रुप रखा गया है उसमें सीनियरिटी टेबल में ये सारे फंक्शनल ग्रुप को नहीं रखा गया, क्योंकि इनका जो नाम आता है ये हमेशा एज अ प्रीफिक्स ही आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इनको हटा देते हैं। यानी अभी आपने जितना भी पढ़ा, अगर ये अकेले होंगे तो हम लोग इनको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। क्या देते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूनियर फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। इसको हम लोग जूनियर फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, या आप एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही इसको यूज करते हो, एज ए साइड चेन ही आप इसको यूज करते हो। तो ये ध्यान रखना, एज ए साइड चेन ही आप इनको हमेशा यूज करते हो, ये हमेशा एज ए प्रीफिक्स ही आते हैं। तो इस फंक्शनल ग्रुप को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, तो देखिए, ये हैलाइड है, ठीक है, ये आपका ईथर है, ठीक है, ये आपका नाइट्रो ग्रुप है, NO2 है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको हम जब भी कंसीडर करेंगे तो इनको हम लोग पहले लिखते हैं, एज ए प्रीफिक्स लिखते हैं। जबकि ये जो फंक्शनल ग्रुप आप देख रहे हैं, अगर ये अकेले आते हैं तो इनको हम लोग सफिक्स के फॉर्म्स में लिखते हैं। अब देखिए, इनको याद करने का क्या तरीका है, कैसे आपको इसको याद रखना है, ये पॉइंट को आपको समझना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और याद रखिए, इनको हम लोग सीनियरिटी टेबल में नहीं रखे हैं, ये सबसे नीचे होते हैं, इनके बारे में अपने को बात नहीं करनी है। तो इनको याद करने का देखिए तरीका क्या है। मैं अगर इसको लिखूं कार, तो कार लिख दिया हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग लिखेंगे कार से। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं सल्फोनिक एसिड की बात करूं, तो सल्फोनिक एसिड को मैं लिख सकता हूं सुहानी, सुहानी। ठीक है, ये देखिए, ये एक तरीका है याद करने का, बाकी इसमें कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जैसे याद करने का तरीका है वैसे याद करिए। और एनहाइड्राइड के लिए मैं लिख रहा हूं अनु। ठीक है, उसके बाद एस्टर के लिए मैं लिख रहा हूं इस्ट। ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं इस्ट। देखिए, ये जो है हम लिख कैसे रहे हैं, देखिए CO कैसे लिख रहे हैं इसको, CO मतलब को, और इस तरीके को करने को हम लोग क्या बोलते हैं, काटे। ठीक है, इसको काटना बोलते हैं। ऐसे अगर किसी चीज को आप करते हो तो क्या बोलते हो, काट देते हो। तो इसको हम लोग लिखेंगे को काटे। क्या लिखेंगे इसको हम लोग, को काटे। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे, को काटे। ठीक है, COX, को काटे। को मतलब CO, काटे मतलब X, काटे मतलब यहाँ पे काटना ऐसे होता है, तो काटे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, उम्मीद, यहाँ अमाइड के लिए मैं यूज कर रहा हूँ उम्मीद। क्या यूज कर रहा हूँ, उम्मीद। ठीक है, तो यहाँ उम्मीद। साइनाइड के लिए मैं यूज कर रहा हूँ से। आइसोसाइनाइड के लिए यूज कर रहा हूँ इसे। ठीक है, अल्डिहाइड के लिए अलग यूज कर रहा हूँ अलग। ठीक है, कीटोन के लिए मैं यूज कर रहा हूँ किया। ठीक है जी, और अल्कोहल के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा ओह लिख रहे हैं ऐसे, और इसको मैं सीधा लिख रहा हूँ अमाइन। ठीक है जी, और इसको मैं सीधा लिख रहा हूँ इन, और इसको सीधा लिख रहा हूँ आइन। ठीक है, अब आइए इसको पढ़ते कैसे, देखिए, कार सुहानी अनु इष्ट को काटे, उम्मीद से इसे अलग किया, ओह अमीन इन आइन। ठीक है, तो अगर फंक्शनल ग्रुप का सीक्वेंस याद करना है तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। लेकिन ये याद तभी होगा जब पहले आप फंक्शनल ग्रुप को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। जब सारे फंक्शनल ग्रुप आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा ना, तब आपको ये जो है ये हेल्प करेगा इनके सीक्वेंस को बताने में। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं, कार सुहानी अनु इष्ट को काटे, उम्मीद से इसे अलग किया, ओह अमीन इन आइन। ठीक है, कार मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, सुहानी मतलब सल्फोनिक एसिड, अनु मतलब एसिड एनहाइड्राइड, इस्ट मतलब एस्टर, को काटे मतलब एसिड एनहाइड्राइड, उम्मीद मतलब एसिड अमाइड, से मतलब साइनाइड, इसे मतलब आइसोसाइनाइड, अलग मतलब अल्डिहाइड, किया मतलब कीटोन, ओह मतलब अल्कोहल, अमाइन मींस अमाइन, इन मतलब डबल बॉन्डेड, और वाइन मतलब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। और
यहाँ पे हमने इस सीक्वेंस को देख लिया। तो ये आपका क्या है जी, ये आपका सीनियरिटी टेबल है और ये सीनियरिटी टेबल आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, याद ही रखना पड़ेगा। अगर आपको ये याद नहीं है तो फिर आपको बातें IUPAC नोमेनक्लेचर में नहीं बनेंगी, आपको हमेशा दिक्कत होगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे याद करने से ही समझ में आने वाला है। तो पहले आपको इसको अच्छे तरीके से याद करना है, फिर जब अच्छे तरीके से याद हो जाए तो इसको 1-2 बार लिख लेना है। लिखने के बाद इस सीक्वेंस को जरूर याद रखिएगा, ये टर्म को याद रखिएगा। ये याद करने से आपको ये फायदा रहेगा कि ये आपके सीक्वेंस को बताएगा कि किसके बाद कौन आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब हम लोग समझने चल रहे हैं कि जो जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, इन फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स क्या क्या यूज करते हैं, वो सारी बातों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम प्रीफिक्स और सफिक्स लिखते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप है तो कहाँ आप किस तरीके से उसका प्रीफिक्स लिख सकते हो और किस तरीके से सफिक्स लिख सकते हो। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं और वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग ऐसे लिखते हैं जी। ठीक है, अब देखिए अगर इसका प्रीफिक्स लिखना होगा तो आपको लिखना पड़ेगा कार्बोऑक्सी। ठीक है, लेकिन अगर सफिक्स लिखना होगा तो कहीं पे हम लोग लिख सकते हैं ओइक एसिड भी लिखा जाता है और कहीं कहीं पे इसको कार्बोऑक्सिलिक एसिड भी लिखा जाता है। तो कार्बोऑक्सिलिक एसिड भी लिखेंगे। ठीक है, ये याद रहेगा अपने को। दूसरा जो केस है सल्फोनिक एसिड, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं SO3H। ठीक है, देखिए इसके लिए जो सफिक्स होता है वो होता है सल्फो। ठीक है, और जो प्रीफिक्स जो होता है वो सल्फो होता है और जो सफिक्स होता है वो होता है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो अपना है क्या है, तो वो है अपना एसिड एनहाइड्राइड। इसको आप कैसे लिखते हो, ऐसे लिख सकते हो C+O और ये हो गया C+O और यहाँ पे आपका ये। ठीक है, देखिए एसिड एनहाइड्राइड के लिए कोई प्रीफिक्स नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसको सफिक्स लिखिएगा तो वहाँ पे आपको इसके लिए मिलता है ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड लिख सकते हैं, एनहाइड्राइड। ठीक है, या कभी कभी इसके लिए लिखने को मिलता है वो होता है कार्बोऑक्सिलिक एनहाइड्राइड। क्या लिखेंगे हम लोग, कार्बोऑक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये अपने को एनहाइड्राइड, ये अपने को ध्यान देना है। ठीक है, अब अपने पास है एस्टर। ठीक है, तो एस्टर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं COO और ऐसा, है ना। अब देखिए एस्टर के लिए अगर आपको क्या लिखना है, अगर एस्टर के लिए ध्यान रखना है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एल्कॉक्सी। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एल्कॉक्सी और प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं कार्बोनिल, कार्बोनिल, है ना। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे एल्कॉक्सी कार्बोनिल। जबकि इसका जब आपको सफिक्स लिखना होगा तो वहाँ पे या तो आप OATE लिखते हैं, OAT, या कहीं कहीं इसको आपको कार्बोऑक्सिलेट भी लिखना पड़ता है, कार्बोऑक्सिलेट भी लिखना पड़ता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है अपने पास एसिड हैलाइड और एसिड हैलाइड को हम लोग कैसे लिखते हैं COX। ठीक है, और इसके लिए जो हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं हेलो कार्बोनिल। ठीक है, या कार्बोनाइल, हेलो कार्बोनाइल। और इसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं वो ऑयल हैलाइड यूज करते हैं, ऑयल हैलाइड आपको यूज किया जाता है, या कार्बोनॉइल हैलाइड्स भी यूज किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग कार्बोनॉइल हैलाइड भी हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। अब अपने पास है एसिड एमाइड। एसिड एमाइड को आप कैसे लिखते हो, तो एसिड एमाइड को लिखते हो CO और लिखते हो NH2। देखिए इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं कार्बोमोइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी, उसको लिखते हैं कार्बोमोइल, है ना। इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स कार्बोमोइल यूज करते हैं। जबकि सफिक्स की बात करते हैं तो सफिक्स में हम इसके लिए अमाइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, अमाइड यूज करते हैं, या कहीं कहीं हम इसको यूज करते हैं जो है वो आपका होता है कार्ब ऑक्स अमाइड। ठीक है, कार्ब ऑक्स अमाइड। ठीक है, तो ये अपना सफिक्स और प्रीफिक्स रहा। अब देखिए और कौन कौन से हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है अपना साइनाइड, और साइनाइड को हम लोग कैसे लिखते हैं CN से लिखते हैं। साइनाइड के लिए प्रीफिक्स लिखते हो साइनो या सियानो, जो भी बोलो आप। और इसके लिए हम लोग जो टर्म यूज करते हैं सफिक्स वो होता है नाइट्राइल। क्या होता है, नाइट्राइल।
या इसके लिए कभी कभी यूज किया जाता है वो होता है कार्बोनाइट्राइल। क्या यूज किया जाता है? कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, इसके लिए कार्बोनाइट्राइल आप लिखिए, कार्बोनाइट्राइल। इसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो आपका यूज किया जाता है कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है अपना आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड को आप कैसे लिखते हो? एनसी लिखते हो, और इसके लिए जो प्रीफिक्स होता है वो आप लिखते हो आइसोसाइनो। ठीक है, या इसके लिए हम लोग दूसरा प्रीफिक्स जो यूज करते हैं वो लिखते हैं कार्बाइल अमाइन। कार्बाइल अमाइन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं आइसोनाइट्राइल। ठीक है, तो ये आपका हो गया आइसोनाइट्राइल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है आपका क्या है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को हम लोग कैसे लिखते हैं? CHO। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, कहीं हम लोग इसके लिए प्रीफिक्स ऑक्सो यूज करते हैं तो कहीं इसके लिए हम लोग फॉर्माइल यूज करते हैं। इस पॉइंट को आप लोग को समझना पड़ेगा। फॉर्माइल तब यूज करोगे जब पूरा का पूरा आप CHO को अलग रख रहे हो, मतलब CHO अगर काउंटिंग में नहीं आ रहा है, चेन में नहीं आ रहा है, ब्रांच के फॉर्म में आ रहा है, तो आप वहां पे फॉर्माइल यूज करोगे। अदरवाइज अगर आपका ये कार्बन जो होता है ये चेन में आ गया, ठीक है, यानी ये नंबरिंग में अगर ये आ गया, अगर ये नंबरिंग में आ जाता है तो ऐसे केस में हम लोग इसको ऑक्सो यूज करेंगे। तो ये ध्यान में रखना है अपने को कि जब ब्रांचिंग में अगर आ जाए तो आप फॉर्माइल यूज करोगे, और अगर ये मेन चेन में रहे तो ऑक्सो यूज करना है। ये पॉइंट को ध्यान रखना है। और इसके लिए हम लोग लिखते हैं अल, या कभी कभी इसके लिए लिखते हैं कार्ब अल्डिहाइड। कार्ब अल्डिहाइड, कार्ब अल्डिहाइड। ठीक है जी। अब कीटोन, कीटोन को कैसे लिखते हो? CO लिखते हो, या ऐसे C+O ऐसे लिख सकते हो। और यहाँ पे इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं प्रीफिक्स, वो होगा ऑक्सो। प्रीफिक्स जो लिखेंगे वो हमेशा होगा ऑक्सो। और यहाँ पे हम लोग इसके लिए ओन यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ओन यूज करते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो आपका है अल्कोहल, OH। इसके लिए हम लोग हाइड्रो ऑक्सी यूज करते हैं, अगर ये प्रीफिक्स में आए, हाइड्रो ऑक्सी, है ना। और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं OL, ऑल। अमाइन को हम लोग लिखते हैं NH2। ठीक है, और इसके लिए हम लोग लिखते हैं अमीनो। ठीक है, और इधर तो हम लोग ऐसा ही लिखते हैं, अमाइन ही लिखते हैं, एल्केन अमाइन लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए अमाइन ही लिखेंगे। तो ये आपका अमाइन हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया अमाइन। ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं। तो ये आपका हो गया क्या जी? अमाइन। तो ये हो गया आपका अमाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं एल्कीन की। तो इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं जी। ठीक है, जहाँ भी डबल बॉन्ड आएगा एल्कीन होगा। और यहाँ पे कोई प्रीफिक्स नहीं होता है जी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होता है सफिक्स। तो ENE लिखते हैं इसके लिए। ये आपका ट्रिपल बॉन्ड से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो हम लोग उसको एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कोई प्रीफिक्स नहीं होता है, और यहाँ पे हम लोग YNE यूज करेंगे। अब जो हम बात करने जा रहे हैं इसमें सफिक्स होता ही नहीं है, ये सफिक्स यहाँ पे नहीं होगा, याद रखिएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स होगा, जैसे X है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे हेलो। ठीक है, जैसे आपके पास फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो, क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ये याद रखना है, जहां भी आएगा हम लोग समझेंगे। ईथर के लिए आपके पास ऐसा होता है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एल्कॉक्सी। ठीक है, क्या यूज करते हैं? एल्कॉक्सी। और नाइट्रो के लिए हम लोग NO2 यूज करते हैं यहाँ पे, तो इसको यूज करते हैं हम लोग नाइट्रो। ठीक है, तो इतने जो हैं ये अपने को क्या करना है, इतने सफिक्स और प्रीफिक्स को अपने को याद रखने हैं। कुछ जो है वो हमेशा प्रीफिक्स के फॉर्म में ही आते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये वाला जो केस है, ये वाला जो केस है, ये सिर्फ ओनली प्रीफिक्स के फॉर्म में ही आते हैं। ये सिर्फ प्रीफिक्स ही होता है इनका सफिक्स नहीं होता है। तो ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यानी ये हमेशा जब भी आएंगे तो ये हमेशा और हमेशा प्रीफिक्स के फॉर्म्स में ही आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने आज क्या कर लिया, आज हमने फंक्शनल आइसोमेरिज्म की जितने भी डेफिनेशंस हैं, जो उसके पॉइंट है, उसको हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो हमने आज फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में पूरा डिटेल्स में देख लिया। क्या क्या देखा हमने? तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म का हमने डेफिनेशंस देखा जी, कि डेफिनेशंस क्या होगा। ठीक है, उसके बाद हमने फंक्शनल ग्रुप को देखा कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होगा। फिर हमने उनको कैटेगराइज किया। ठीक है, कार्बन के बेसिस पे कैटेगराइज किया, नॉन कार्बन एटम के बेसिस पे कैटेगराइज किया, फिर हमने उनको वैलेंसी के बेसिस पे कैटेगराइज किया, फिर हमने उनके स्ट्रक्चर्स को देखा, उनके सिमिलरिटी टेबल को देखा, और फाइनली हमने उनके सफिक्स और प्रीफिक्स को देखा। तो देखिए आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि ये जितने भी आप फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप जो है हमारे सिलेबस में। इसके अलावा और भी कुछ फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे, तो जहाँ जहाँ जो मिलेगा वहाँ हम लोग पढ़ते चलेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिए कि जब तक आप इस फंक्शनल ग्रुप को
पूरा अच्छे तरीके से लर्न नहीं कर लीजिएगा तब तक आपको क्या होगा, आगे चल के दिक्कत आती ही रहेगी। ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि धीरे धीरे ही सारे फंक्शनल ग्रुप को क्या करना है, याद कर लेना है। और याद करने के बाद सिमिलैरिटी टेबल को तो जरूर याद रखना है। सिमिलैरिटी टेबल और साथ ही साथ सफिक्स और प्रीफिक्स आपको याद होने चाहिए। ये इतनी बातें अगर याद होती हैं तो हमारे IUPAC नोमेनक्लेचर में जब भी आपको IUPAC नोमेनक्लेचर की बात होगी तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा भी डिफिकल्टी फील होगी। ठीक है, तो आई होप कि आप याद रखेंगे सारी चीज़, सारे फंक्शन ग्रुप को याद रखेंगे। और फिर हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो इसके बाद का जो वीडियो होगा वो होगा हम लोग का होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग होमोलोगस सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग और भी आगे को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।